नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन के बाद एडीआई की परीक्षा होने वाली है। आप सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं, आशा कर रहे हैं कि आप सभी की तैयारी पूरी हो गई होगी और पूरे मनोयोग से अब आप एग्जाम की जो तैयारी है उसमें लगे होंगे। कुछ दिनों के बाद एग्जाम है, 2 दिनों के बाद, और सभी इस बात के लिए चिंतित होंगे कि सर हमको अब क्या करना है, क्योंकि देखिए पढ़ने का काम तो आप सभी का पूरा हो गया है, लेकिन अब जो लास्ट का दिन है हम आपके समक्ष केवल इसलिए आए हैं ताकि आपको बता सके कि एग्जाम हॉल में इतने प्रेशर वाले एग्जाम में आप अपने मानसिक संतुलन को कैसे बनाए रख सकते हैं, इसके अलावा कैसे आप बेहतर रणनीति के द्वारा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे साथ रवि सर भी हैं और सर आपको बताएंगे कि ये जो एग्जाम है ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और साथ ही कि आपकी एक अच्छी रणनीति क्या होगी जिससे कि द्वारा आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सर को मैं हैंड ओवर करता हूं माइक। सर, सबसे पहली बात तो ये एग्जाम सीजीपीएससी का थोड़ा सा अलग है। अगर मैं सीजीपीएससी के राज्य सेवा परीक्षा की बात करूं, मतलब स्टेट सर्विस एग्जाम की बात करूं, तो वहां पर जब आप प्रारंभिक परीक्षा देते हैं तो उसमें जीएस का एक पेपर सेपरेट होता है और सीसेट का पेपर सेपरेट होता है। तो जीएस के पेपर का अप्रोच एकदम अलग रहता है। बिल्कुल। जीएस के पेपर में अपन क्या करते हैं कि जो एकदम कंफर्म है, अपन 100 प्रश्नों में 2-3 अटेम्प्ट लेते हैं। ये आप भी हमेशा करते आए होंगे। अगर आप अपनी समझदारी से अगर सही तरीके से आप पेपर दिए होंगे तो आपने ये ऐसा किया होगा कि आप 3 से 4 अटेम्प्ट लेते हैं 100 प्रश्नों में। 3 से 4 अटेम्प्ट लेने का मतलब सबसे पहले आप एकदम जो कंफर्म क्वेश्चंस हैं, आप एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, लेकिन एकदम कंफर्म क्वेश्चन जो हैं उनको आप कंफर्म टिक मार लेते हैं, एक अलग सा नोटेशन बना देते हैं कि हाँ ये एकदम कंफर्म है, इसको तो मैं जब ओएमआर सीट में भरूंगा तो कंफर्म है, ये इसका उत्तर मुझे निश्चित तौर पे पता है यही होगा। तो उसका एक अलग नोटेशन आप बना देते हैं। जहां पे थोड़ा दुविधा होता है, 2 ऑप्शंस में आप फंस जाते हैं, वहां पे आप कुछ एक अलग मार्क बना देते हैं कि इसको सेकंड रीड में देखूंगा मैं कि इसमें क्या हो सकता है, अभी मैं बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं दे रहा हूं। तो ऐसे कुछ प्रश्न आपके सामने आते हैं जहां पे 2 ऑप्शंस में दुविधा हो जाती है। पढ़ा हुआ तो है वो प्रश्न, लेकिन 2 ऑप्शंस में कौन सा कंफर्म होगा कौन सा नहीं होगा वो फिलहाल उस समय आप सोच नहीं पा रहे, तो उसमें एक अलग मार्क बना के आप आगे बढ़ जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो बिल्कुल भी आपके दिमाग में नहीं चलते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, चारों के चारों ऑप्शंस एकदम ब्लैंक है आपके लिए, वो प्रश्न ही एकदम नया है आपके लिए, वहां पे आप एक अलग मार्क बना देते हैं। तो ऐसे पहला ये जो रीड है आपका पूरे पेपर का, इसमें आपके कंफर्म वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, करीबन 30, 35, 40 क्वेश्चन हो जाते हैं 100 में। उसके बाद आप सेकंड रीड करते हो। सेकंड रीड में जो 2 ऑप्शंस में डाउट है वहां पर आप थोड़ा सा चांस लेते हो कि थोड़ा सा अपने मेमोरी को थोड़ा ट्राई करते हो कि याद आ जाए। ऑप्शंस एलिमिनेट करने का कोशिश करते हो कि हिस्ट्री में चलो ये अकबर था तो यहाँ पे ये था, वहां पे ये था, ऐसे करके क्वेश्चन बनाने की लिंक कोशिश करके करते हाँ हैं। आप ऑप्शंस जो 2 में डाउट आ रहे हैं आप उसमें से एक को हटा करके एक को टिक मार के आगे बढ़ते हो। बिल्कुल। और उसके लिए आप पहले गिनते हो कि आपने पहले रीड में कितने क्वेश्चंस कंफर्म लगा लिए। जनरली आप 35-40 प्रश्न से ऊपर नहीं लगा पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 में 50 लगा लेंगे, उससे ऊपर तो लगा ही नहीं पाएंगे आप कंफर्म क्वेश्चन। आप टॉपर से पूछिए वो भी 50-55 से ऊपर कंफर्म क्वेश्चन नहीं लगा पाता है। तो कंफर्म जो एकदम करेक्ट आंसर है वो आप लगा लेते हैं पहले रीड में। उसके बाद सेकेंड रीड आप जाते हैं, सेकेंड रीड में आप ऐसे क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करने का कोशिश करते हैं जहां पे 2 में डाउट है। उसके बाद थर्ड रीड में आप ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जो एकदम भी आपके लिए नए हैं, मतलब जिसमें चारों ऑप्शंस में आपको दुविधा है, वहां पे आप सोचते हैं, लेकिन उससे पहले आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट कर लेते हैं। अगर ठीक ठाक हो गए तो फिर आप चांस कम ही लेते हैं, और ठीक ठाक नहीं है, बहुत कम हुए तो फिर आप चांस मजबूरन लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। लेकिन ये तो सीजीपीएससी प्री की बात हो गई, ये एग्जाम एकदम अलग हो गया। अब जो एडीआई का परीक्षा होने वाला है वो एकदम अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि यहां पर मैथ्स भी उसी में है, रीजनिंग भी उसी में है, लैंग्वेज में हिंदी छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी भी उसी में है, कंप्यूटर भी उसी में है, और छत्तीसगढ़ का जीएस और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर भी उसी में है। और जितना मेरा अनुभव रहा है सर, चाहे व्यापम की परीक्षाओं को लेकर रहा हो, चाहे पीएससी के वनडे एग्जाम, जैसे एई का एग्जाम मैंने दिया है, जैसे एसीएफ का एग्जाम मैंने दिया है, तो इन एग्जाम्स को लेकर के मेरा जो अनुभव रहा है, या व्यापम के जो एग्जाम्स मैंने दिए हैं, मेरा जो अनुभव रहा है कि मैथ्स और रीजनिंग जिस पेपर में है, साथ में जीएस है, दूसरे भाग भी है, मैथ्स और रीजनिंग अगर उसी पेपर में है तो आपको दोबारे तिबारे रीड करने का समय मिलता ही नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बहुत पक्की बात बता रहा हूं आपको मैं, इसमें फंस जाओगे आप। इसीलिए बोल रहा कि दोबारे तिबारे रीड करने का समय आपको नहीं मिलेगा।
आप छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज के कंप्यूटर के मिला के भी कुछ प्रेडिक्शन नहीं है कितने आने वाले हैं, फिर भी मान के चलिए 25 क्वेश्चन आएंगे, मान के चलिए 100 में 75 मैथ्स और रीजनिंग लेके चलिए, फिलहाल के लिए 25 आप ले लीजिए लैंग्वेज और कंप्यूटर के, तो 75 क्वेश्चन आपके थ्योरी पोर्शन मान लीजिए, 75 आपके न्यूमेरिकल प्रश्न है। तो ये 75 प्रश्नों में आप 2 बार 3 बार रीड करने का कोशिश करेंगे, दोबारे तिबारे रीड कर ही नहीं पाएंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग आपको उलझा करके रखेगा। मैथ्स में आप बार बार बनाएंगे रीजनिंग को, तो आपका मैथ्स और रीजनिंग जिस पेपर में समाहित होता है, मेरा ये पर्सनल अनुभव रहा है हमेशा से कि दोबारे तिबारे रीड करने का समय आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब आप ऐसा मत करना बिल्कुल भी कि आप पहले रीड में कंफर्म वाले क्वेश्चन लगा रहे हो, दूसरे रीड में फिर वो चांस वाले लगाओगे। मेरा अगर सुझाव आप मानेंगे, जैसा मेरा सुझाव है सर, ये मेरा सुझाव मानेंगे तो एक ही अटेम्प्ट मिलेगा आपको पूरे पेपर को रीड करने का, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग आपको फंसा देगा। मैथ्स ऐसा तो है नहीं कि मारते जाओगे मैथ्स बनते जाएगा, मैथ्स फंसाएगा आपको, और मैथ्स फंसाएगा समय खाएगा, रीजनिंग फंसाएगा समय खाएगा। तो आप क्या करो, मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस को पहले लगाओ, मेरा ये सजेशन रहेगा। बाकी आपका खुद का भी एक होना चाहिए सोच। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन को पहले लगाओ, 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के हैं, लगाओ उसमें। एकदम जो चारों में डाउट है ना उसको छोड़ दो, कंफर्म वाले तो लगाने ही हैं, साथ में जो 2 ऑप्शंस में डाउट हैं वहीं पे उसको डील करो, दोबारे रीड करने का समय नहीं आएगा आपके पास, वहीं पे उसको डील करो। एक अलग नोटेशन बना दो आप, लेकिन वहीं पे डील करके मार दो। ए और बी में डाउट है तो ए और बी में से एक को वहां पे चुनना पड़ेगा आपको उसी टाइम पे। दोबारा उस क्वेश्चन को रीड करने का समय नहीं मिलने वाला, गारंटीड बता रहा हूं आपको मैं। तो वहीं पे आपको ए और बी में से एक चुनना पड़ेगा, भले उसमें एक अलग मार्क बना दो, ताकि लास्ट में ये जाके रहे कि सर मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो गए थे तो मैं फिर उसको मारा ही नहीं। तो एक अलग नोटेशन बना दो, उसमें चलेगा, लेकिन वहीं पे चुन लो कि मेरे को मारना पड़े इसको एमआर सीट में, तो मैं ए और बी में से एक क्या मारूं, वहीं पे उसी समय चुन लो, उसी टाइम पे इंस्टेंट वहीं पे देख लो। कंफर्म वाले क्वेश्चंस को तो लगाते जाओ आप, जिनमें 2 ऑप्शंस में डाउट है वहीं पे उसको डील करो। आप पहले पढ़े फिर उसमें मार्क बना के छोड़े हैं लास्ट के लिए, मत बनाओ, क्योंकि इतना समय नहीं रहेगा मैथ्स और रीजनिंग के लिए, उतना टाइम देगा ही नहीं देगा सर, बिल्कुल नहीं देगा, ये मैंने अनुभव किया है। तो आप वहीं पे 2 ऑप्शंस में डाउट आ रहा है, 2 एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शंस में डाउट आ रहा है, लगा दीजिए। और मेरा तो ये मानना है कि पहले बार में जो करेक्ट लगता है वही करेक्ट होता है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो अपना दिमाग है ना, ये बार बार चीजों को पढ़ा है ना, बोल बोल के अपन पढ़ते हैं, कॉन्शियस में रहता है सर, बिल्कुल बोल बोल के अपन पढ़ते हैं कि रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में है, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में है, तो रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, सरगुजा सूरजपुर में डाउट आए तो पहली बार मेरा दिमाग बोला सरगुजा, तो पहली बार वाला ही चांसेस ज्यादा होता है करेक्ट होने का। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 2 ऑप्शंस में अगर आपको डाउट आया है तो वहीं पे उसको डील करके आगे बढ़ जाना, भले उसमें एक नोटेशन बना देना कि डाउट वाला है, लेकिन मारना पड़े तो मैं मार दूंगा सरगुजा को। मतलब जो जिसमें आपने मार दिया है टिक, उसको लगाऊंगा मैं, दोबारा नहीं सोचूंगा इसमें, अगर समय नहीं बचा तो। और समय बच गया मान लो तो फिर मैं सोचूंगा इसको, समय नहीं बचा तो मैं मारूंगा उसको ए, क्योंकि मैंने यहां पे निश्चित तौर पे ए मार दिया है। ऐसे करके आप चलेंगे। चारों में डाउट है उसको छोड़िए, वो तो मारने ही नहीं है आपको, तो तुक्का हो गया। 2 में डाउट है उसको तुक्का नहीं बोलते हैं, चारों में डाउट है उसको बोलते हैं तुक्का। तो चारों में डाउट है उसको तो मारना नहीं है आपको। तो छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए, कंफर्म वाले लगाते जाओ, 2 में डाउट वालों को भी लगाओ। 2 में डाउट अगर आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन में डाउट अगर आ रहा है तो उसको भी लगा के आगे बढ़ना, क्योंकि पहली बात 30 पद है, वनडे एग्जाम है, क्वालिफाइंग तो है नहीं कि पीएससी प्री जैसा है कि हम 1000वें रैंक में आए, कि हम पहले रैंक में आए, तो नहीं है, बिल्कुल है ना। यहां पे तो मेरिट लिस्ट बनेगा सीधे, रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मैं 80 क्वेश्चन एकदम कंफर्म सही बना के आ जाऊं, बाहर हैं आप। 100 एकदम कंफर्म सही बना के आ जाओ, बाहर हैं आप। तो चांस तो लेना ही पड़ेगा, और ये तो हो ही नहीं सकता कि 120 130 प्रश्न कंफर्म आप सही बना के आ जाएंगे। 20-30 प्रश्नों में चांस तो लेना ही पड़ेगा, और चांस नहीं लेंगे तो बाहर वैसे ही हो जाएंगे। 30 पद हैं, कंपटीशन इतना टफ है, इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, तो एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं, सीधे क्वेश्चंस लगाते जाना, मत रुकना, दोबारे आने का मत सोचना। चारों में डाउट है उसको छोड़ देना, बस 2 में डाउट है वहीं पे लगाना, आगे बढ़ना, 50 निपटा देना पूरे छत्तीसगढ़ के। उसमें 2 में डाउट वाले को भी मार देना टिक, लास्ट में जाके अगर टाइम बचा तो सोचना, वरना मेरे को तो 1% नहीं लगता है कि टाइम बचेगा आपके पास। तो 50 ये नक्की हो गए। उसके बाद लैंग्वेज वाले सेक्शन को उठाना, लैंग्वेज और कंप्यूटर वाले सेक्शन के 25-20 क्वेश्चन जितने भी रहेंगे, चाहे 30 रहे, चाहे 20 रहे, चाहे 25 रहे, उनको भी लगाना। वहां पर भी यही रणनीति लगाना, कंफर्म वाले को लगा देना, चांस वाले 2 में अगर डाउट है तो वहीं पे उसको मारना, चारों में डाउट है उसको छोड़ देना। 2 में डाउट है वहीं पे कंफर्म मार के आगे बढ़ जाना, दोबारा वहां पे भी टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद आपके बचेंगे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस। यहां पर आपका मन है आप मैथ्स पहले बनाना, मैथ्स पहले बनाओ, क्योंकि जनरली मिक्स ही चलेगा। देखना क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग ऐसा मिक्स आएगा, ऐसा सेपरेट मैथ्स फिर सेपरेट रीजनिंग तो आएगा नहीं, मिक्स आएगा। तो मैथ्स और रीजनिंग में फिर आप समय दीजिए पूरा।
चाहे तो साथ में 75 एक क्वेश्चन हो गए तो ओएमआर सीट को भी भर सकते हैं आप चाहे तो। बाकी अगर ओएमआर सीट को आप लास्ट में भरने का सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ी यहां पे भी होती है, ओएमआर सीट को आप लास्ट में भरने का सोचते हैं तो एक सफिशिएंट टाइम दे देना। जनरली लास्ट में भरने का फायदा ये होता है ताकि अपने पास एक कंफर्मेशन आ जाता है कि अपन ने कितने प्रश्न बना लिए हैं। इसलिए बहुत सारे जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो अच्छे टॉप किए हुए विद्यार्थी हैं, उनसे पूछना, वो हमेशा लास्ट में ओएमआर सीट को भरने के लिए प्रेफर करते हैं, ताकि हमारे पास एक कंफर्मेशन आ जाए कि हमने कितने क्वेश्चंस लगभग हमने सही बनाए हैं, वो कंफर्मेशन आ जाए। ताकि वो चांस वाले 2-3 प्रश्नों को अगर मैं छोड़ू तो चलेगा कि नहीं चलेगा, कि नहीं छोड़ू तो चलेगा कि नहीं चलेगा। इसीलिए लास्ट में भी बहुत सारे बच्चे ओएमआर सीट को भरते हैं, लेकिन लास्ट में भरने के लिए ध्यान रखिएगा 150 प्रश्न है, सफिशिएंट टाइम आपको लास्ट में छोड़ना पड़ेगा ओएमआर सीट के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि 10 मिनट 15 मिनट आपने छोड़ा और 150 प्रश्नों को भरना है, लगभग 130 से 135 प्रश्न भरना है और समय ही नहीं मिल पाया। तो आप ये कर सकते हैं। देखो सर, ये तो मेरे को लग ही रहा है कि 75 प्रश्न मान लीजिए अगर लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ को मिला के आते हैं, तो 75 में आपको एकदम कंफर्म क्वेश्चन केवल लगा के आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। चांस लेना पड़ेगा सर, कंफर्म चांस लेना पड़ेगा आपको। तो मेरा तो ये मानना है कि 75 प्रश्नों को डील करने के बाद ओएमआर सीट को भर भी सकते हैं आप। कोशिश करिए जितना जल्दी ये 75 प्रश्न निपट जाएं। मैं तो वही बोल रहा हूँ सर कि जब आप एग्जाम देते हैं तो आपकी इस टाइप की जब सिलेबस है, आपका इस टाइप का जब क्वेश्चन पेपर है जिसमें मैथ्स भी है और ये सारी चीजें हैं, तो आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने चाहिए जो आपका टाइम सेविंग करे, बिल्कुल आपका समय बचाए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम उस हिस्से को दे सको जो टाइम कंज्यूम करता है। जैसे मैथ्स रीजनिंग टाइम कंज्यूम करेगा सर, तो उसको टाइम देना है, इसलिए आप इस हिस्से को पहले तैयार कर लीजिए। ये अगर आपका सॉल्व हो गया, उसके बाद फिर इसको लगाइए टाइम, आप आराम से पूरा समय दीजिए आप। हाँ। और कोशिश करिए कि नहीं मैं कोशिश करी कि 1 घंटे में आप इधर छत्तीसगढ़ और लैंग्वेज वाले सेक्शन को निपटा पाएं, 1-1.25 घंटे कर ले, बिल्कुल 1.25 घंटे में आप ओएमआर सीट के साथ उनको नक्की कर पाएं। ये कोशिश करिए ताकि बचा 1.5 घंटा 1.25-2 घंटा पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग में दे पाएं। अगर लैंग्वेज के क्वेश्चंस ज्यादा आ गए, मान लीजिए 40 क्वेश्चन अगर लैंग्वेज के आ गए, उम्मीद थोड़ी कमी है सर 40 क्वेश्चन की, बहुत कम है, क्योंकि पिछले बार तो 13 ही प्रश्न आए थे सब मिला जुला के। मैथ्स और रीजनिंग के 87 क्वेश्चन आए थे लगभग पिछले बार, 13 प्रश्न आए थे लैंग्वेज कंप्यूटर मिलाकर के। 25 फिर भी अपन मिनिमम साइड लेके चल रहे हैं कि 25 आएगा इस बार, क्योंकि सीसेट में भी थोड़ा सा लैंग्वेज के पोर्शन बदलाव हुआ है और बड़ा भी है। तो 25 क्वेश्चन के आसपास तो उम्मीद की जा रही है कि लैंग्वेज के और कंप्यूटर के मिला के आएंगे। तो 75 प्रश्न हो गए थ्योरी पोर्शन, 75 हो गए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इन 75 प्रश्नों को जितना जल्दी करेंगे उतना आपके पास समय बचेगा मैथ्स और रीजनिंग के लिए। और मेरा तो मानना है कि 2 ऑप्शन में अगर चांस लेना है तो बिल्कुल लीजिए, नहीं लेंगे तो फिर मेरे को नहीं लगता कि, क्योंकि सर वैसे भी देखिए, आप जब प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करते हैं ना, तो प्रीलिम्स का एग्जाम स्क्रीनिंग का एग्जाम होता है सर। वहां पे आप अगर 60% क्वेश्चन भी बना रहे हो तो आप एकदम श्योर शॉट होते हो कि मेरा तो निकल ही जाएगा। हाँ, वही बोल रहा हूं। लेकिन यहाँ पर आप 80 भी बना के आओगे ना तो आप एकदम श्योर नहीं रहोगे कि मेरा निकलेगा कि नहीं, क्योंकि हो सकता है सामने 83 बना ले, बिल्कुल सामने 85 बना ले। अब प्री में तो ऐसा है कि आप 500वां रैंक लाइए, मैं पहला रैंक लाता हूं, दोनों अंदर है। हाँ, मेंस तो दोनों देंगे, दोनों मेंस एक जगह पर जाके दोनों प्री का रिजल्ट तो फिर वो मायने रखता नहीं है, नंबर जुड़ना नहीं है। मेंस का नंबर में मैं जो आगे रहूंगा तो मैं आगे, ये आगे रहेंगे तो ये आगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर तो एक ही पेपर है, 30 नंबर का इंटरव्यू है, इंटरव्यू भी बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट नहीं करेगा। 100 नंबर का इंटरव्यू नहीं है, केवल 30 नंबर का है। तो 300 नंबर का पेपर में जितना आप आगे जाएंगे, 90 लोगों का सिलेक्शन होना इंटरव्यू के लिए। देखिए 30 पद है, 3 गुना 90 लोगों का सिलेक्शन होना इंटरव्यू के लिए। अब 90 लोगों का चयन होना है। देखिए फॉर्म इतने लोग भरे हैं, इतने लोग पेपर देंगे, 90 लोगों का चयन होना है। सोचिए 90 लोग बस, तो बिना चांस लिए सिलेक्शन नहीं होगा। और ये हम अपने तरफ से बता रहे हैं, बाकी सोच समझ आपकी स्वाभाविक आपका भी होना चाहिए, है ना, क्योंकि कई लोगों का सर मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, जो कहीं आपने मैथ्स और रीजनिंग में 75 के 75 सही लगा लिए। हाँ, एसएससी वाले रहते हैं सर बहुत सारे बच्चे। फिर आपको लगता है कि सर इधर पे हमने 50-60 भी सही लगाए तो हम चांस नहीं लेंगे, तो बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन थोड़ी उम्मीद कम रहती है, जितना मेरा अनुभव रहा है, सर का अनुभव रहा है। और सीजीपीएससी इतना सरल भी नहीं देता है, नहीं देगा, इतना समय भी नहीं बचेगा आपके पास। तो इतनी मैथ्स और रीजनिंग में भी पूरा बनाना बहुत बड़ा काम होता है। और हो सकता है कि टफ पेपर आ जाए, जैसा कि एसीएफ में रहा है पेपर, पीएससी 2021-22 का दौर जो चला है वैसा आ गया तो और दिक्कत होगी। थोड़ा चांस तो लेना पड़ेगा जीएस के पेपर में। देखिए मैथ्स और रीजनिंग में चांस वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो श्योर आंसर आएगा तो ही बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं। वहां पे 2 ऑप्शन में डाउट वाली तो कोई स्थिति नहीं आएगी। तो वहां तो श्योर एकदम आंसर अगर आ रहा है आपका तो आप टिक करेंगे, नहीं आ रहा है मतलब फिर तो वो तुक्का मारने वाली बात हो गई है। चांस लेने की बात होती है थ्योरी वाले पोर्शन में, और चांस लेना उसको बोलते हैं जहां पे 2 ऑप्शंस में आपको डाउट आ रहा है। तो चांस मेरा मानना है लीजिए,
मेरा मानना है, क्योंकि कट ऑफ ऐसा तो है नहीं कि 100 प्रश्नों में आपका सिलेक्शन दे देगा, नहीं देगा बिल्कुल। 200 नंबर में तो सिलेक्शन होना वाला नहीं है आपका। अच्छा खासा ठीक ठाक कट ऑफ जाएगा, तो चांस लेना पड़ेगा आपको। और चांस ऐसा बिल्कुल रैंडम मत लीजिए। 2 ऑप्शंस में डाउट है, थोड़ा सोचिए, थोड़ा एनालिसिस करिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए 2 में से 1 को भी। अब 2 तो वैसे ही हट गए हैं, 2 में से 1 ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, वो फाइनली आंसर आ जाएगा वो। और मान लीजिए 4 प्रश्न भी आपने ऐसे चांस वाले लिए, इसमें 2 भी मान लीजिए मैं सही लेके चलता, 4 अगर आपने चांस वाले प्रश्न लिए हैं, इसमें 2 भी मैं सही मान के चलता हूं, तो 2 के लिए आपको 4 नंबर मिल गए। हाँ। और 2 के लिए आपका 0.66 इंटू 2 कर लीजिए, मतलब 1.2 1.3 के आसपास माइनस हो रहा है। तो 4 प्लस और 1.2 1.3 के आसपास माइनस हो रहा है, तो भी आप 2.5 नंबर फायदे में ही रहेंगे। और 3 मान लीजिए सही हो गया, तो कितना ज्यादा फायदा होगा। देखिए अच्छा, तो एक भी सिलेक्शन होने और ना होने का डिफरेंस होता है आज की डेट में। मैं तो बोल रहा, एक भी अगर आपका सही हो गया 4 में चांस लेने वाले में, तो 1 में आपको 2 नंबर मिल रहा है, और 3 गलत में आपका 1.98 के आसपास माइनस हो रहा है, तो बैलेंस ही हो रहा है, थोड़ा पॉजिटिव साइड ही है आप। और चांस लेने वाले में 4 में 2 सही होने की प्रायिकता रहती है भाई, रहती है। समझ आ रहा है। तुक्का मारने वाले में तो मैं 4 में 4 गलत होने की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, 4 में 4 गलत हो सकते हैं, लेकिन चांस लेने वाले प्रश्नों में 4 में से 2 प्रश्न के सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और 2 सही हुआ तो पॉजिटिव साइड है, 3 सही हुआ तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा फिर आपका। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। ये पेपर प्री के जीएस के पेपर के जैसा ट्रीट मत करना इसको, ये गलती बच्चों से होगी। फिर बोलते हैं कि हमको समय नहीं मिल पाया पूरे पेपर को रीड करने का। और इससे पहले जब आपको पेपर मिलता है जो सील लगी होती है, तो जब वहाँ पे ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि सील खोल के आप एक बार रीड कर लीजिए पेपर के पेजेस ठीक है कि नहीं है। तो मेरा तो मानना है थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस भी करते चलिए। देखिए मैं ये थोड़ा सा अलग बोल रहा हूँ, करना नहीं चाहिए, लेकिन आपको छोटी छोटी चीजों को थोड़ा यूज करेंगे ना। लैंग्वेज के क्वेश्चन बन जाते हैं सर, देख के बन जाते हैं सर। कई जैसे बार बच्चे क्या करते हैं, पहले सील खोल के बस देख रहे हैं पेज ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख रहे हो पेज ठीक है, साथ साथ में पेपर का लेवल को भी देख लो। कहाँ पे पेपर के क्वेश्चन आसान दिख रहे हैं, कहाँ पे टफ दिख रहे हैं, एक ओवरव्यू मिल जाएगा पेपर का, पेपर आसान है कि टफ है, एक ओवरव्यू मिल जाएगा। फिर ऐसा नहीं कि घंटी बजी फिर आप पेपर देखने लगे पेपर आसान है कि टफ है। तो जब सील खोल के आप पेपर को चेक करते हो कि पेपर कहीं ब्लैंक नहीं आ गया ना, वहीं पे आप पेपर को चेक भी कर लो कि पेपर का लेवल कैसा है, ताकि एक दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए कि भाई लेवल बहुत टफ है, तो देखो यार मेरे को संभल के चलना है, पेपर बहुत आसान है तो मेरा स्ट्रेटेजी ये होगा, वहां पे दिमाग सेट हो जाए फिर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ये 1-1 नंबर 2-2 नंबर से बच्चे बाहर होते हैं। यही डिफरेंस क्रिएट कर देता है सर। लास्ट में जाकर के सिलेक्शन होता है या तो नहीं होता, फिर बात रह जाती है कि हमें 1 नंबर के लिए चूक गए या 2 नंबर के लिए रह गए। बहुत बड़ा पद है सर, बहुत सर, सीधे मतलब क्लास 2 का पद है सर, लेवल 12 का है। हाँ बिल्कुल, डिप्टी कलेक्टर के रैंक का पद है, बिल्कुल। तो बहुत बड़ा पद है, और मेंस कुछ होना नहीं है, केवल ये लिखित परीक्षा एक है, इसके बाद इंटरव्यू है डायरेक्ट। तो कोशिश करिए और छोटी छोटी गलतियां नहीं करिए कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, उसमें मार्क करिए, मार्क भरने में गलती करना, मार्क करिए में गलती करना, कौन सा सही है उसको मार्क कर दीजिए कि कौन सा सही है देखना है, कौन सा सही नहीं है देखना है। कूट वाला प्रश्न है तो उसको ध्यान से पढ़िए, तो अच्छी से मार्क कर करके पढ़िए अच्छी से पेपर को। इसके अलावा जब ओएमआर सीट को फिल करते हैं तो वहां पे गलती ना हो, वहां पे गलती हुआ तो पेपर बिगड़ेगा आपका, तय है। सर दिमाग फिर अलग ही दिशा में चला जाता है, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं फिर वहां पे। तो आपके पास समय रहता है, आराम से पेपर को जब देगा उससे पहले ओएमआर देगा, ओएमआर को आराम से भरना, रोल नंबर जो भी है आपका, जो भी एग्जाम का डेट है, एग्जाम का डेट भरते हैं, बहुत सारे वहां पे बच्चे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, तो एग्जाम डेट डालना पड़ता है वहां पे। पेपर कोड डालना मत भूलना, क्या बच्चे पेपर कोड डालना भूल जाते, फिर आके बोलते हैं हमने भूल गए पेपर कोड डालना। आराम से भर लीजिए ओएमआर सीट को वहां पे, क्योंकि कुछ गलती हुई ना तो मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मेरा ओएमआर चेक होगा कि नहीं होगा, फिर वो आपको पेपर ठीक से बनाने देगा नहीं। तो कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखिए, बाकी तो आपकी मेहनत जो है वो सफलता दिलाएगी। भरोसा रखिए अपनी मेहनत पे, अपने आराध्य पे, है ना, आराम से। और ये ध्यान रखिए कि ये जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है, बिल्कुल। आराम से बहुत सारे एग्जाम हैं, बस अपना बेस्ट दीजिए। ये अंतिम परीक्षा नहीं है आपके लिए कि ये अंतिम परीक्षा, इसके बाद मेरे जीवन में कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचिए। परीक्षाएं बहुत सारी हैं, तो हार नहीं मानना है, लड़ते रहना है। एग्जाम जब तक होता नहीं, जब तक मन में ये मत लाना कि मेरा नहीं होगा सर, मैं सरेंडर कर दिया हूं, मैं गिव अप कर दिया, ऐसा मत करना। जब तक आखिरी ओएमआर का आप क्वेश्चन का आंसर टिक करके सबमिट नहीं करोगे, तब तक हार नहीं मानना है। हार तब तक मानना ही नहीं है, जब तक ओएमआर सीट नहीं भर दोगे, जब तक जमा नहीं होगा, पेपर दे के बाहर निकलोगे, उसके बाद सोचना है कि आगे क्या करना है। अभी तो बस एडीआई ही दिमाग में चलना चाहिए। 2 दिन और बचा है, एडीआई दिमाग में लेके चलो। पेपर देने के बाद सोचेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे।
लेकिन उससे पहले कुछ नहीं सोचना, उससे पहले गिव अप मत करिए। 2 दिन का समय और है, 2 दिन और थोड़ा सा अपने आप को रगड़ लीजिए, 2 दिन थोड़ा सा और परिश्रम कर लीजिए। परिश्रम तो देखिए जीवन भर चलता है, तो ये जीवन भर परिश्रम चलते ही रहेगा, लेकिन अभी 2 दिन हार मत मानना। वो लगता है एक बार कि ब्लैंक हो गया सब कुछ, मैं भी दिया हूँ पेपर, इतने सारे सर भी दिए हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं पेपर के साथ में, तो हम लोग को लगता है कि ब्लैंक हो गया सर। सब बच्चों के साथ ऐसा होता है कि पेपर वाले दिन सब भूल गए लग रहा है सर। कुछ याद किए कि कलचुरी का पहला शासक कौन था, याद ही नहीं आ रहा है सर। मराठा याद किए, याद ही नहीं आ रहा है सर। जिले कितने, वो भी याद नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो वो सबके साथ होता है। पेपर मिलेगा, ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस देखेंगे तो चीजें अपने आप रिकॉल होती जाएंगी। तो परेशान मत होना, ये होता ही दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स रखिएगा और रिलैक्स रख करके बिल्कुल क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कीजिएगा कि पूछ क्या रहा है ना, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, इस पे फोकस करिएगा और अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है यार। बिल्कुल, ठीक है, अपने मेहनत पे भरोसा रहेगा ना तो ऊपर वाला आपको खुद आगे 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 रास्ता दिखाता चलेगा। जाइए आराम से, बिल्कुल माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, अपने आराध्य देव का आशीर्वाद लेके जाइए और अच्छा करने का कोशिश करिए ईमानदारी से। अगर आपने मेहनत की और आपकी मेहनत अगर एडीआई के एग्जाम के लायक थी तो आपका पद मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। भगवान आपकी मेहनत देख रहा है। पूरे उड़ान परिवार की ओर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हम तो यही चाह रहे हैं कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। हमने जितनी कोशिश करनी थी वो हमने की है अपने साइड से। कुछ कमी अगर रह गई होगी तो हम उसको आगे सुधारने का भी प्रयास करेंगे। हम मैराथन भी लेकर के आए बच्चों के लिए कि बच्चों को एक सही लास्ट में रिवीजन का समय मिल जाए, मैराथन को देख के रिवीजन कर पाएं। और जो बैचेस हमारे यहाँ चल रहे थे एडीआई बैच के, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े थे, तो उन सभी बच्चों को हमने समय रहते पूरा सिलेबस करा दिया। एक आध टॉपिक हो सकता है छूट गया हो, इधर उधर हो गया हो, लगभग हमने पूरा सिलेबस उनको 15 दिन पहले ही कंप्लीट करा के दे दिया था। 10 मार्च को पहला बैच चालू हुआ था सर, उसके बाद रिवीजन के लिए टाइम भी चाहिए। एक आध बैच और चालू हुआ था, 2-3 बैच हमारे यहाँ थे, 1000 एक बच्चे करीबन थे हमारे पास में एडीआई की जो तैयारी कर रहे थे। तो उन सभी का हमने सिलेबस टाइम पे कराया है। हमने पूरी कोशिश की है कि उनका सिलेबस टाइम पे हो जाए और 15 दिन पहले ही हमने उनको फ्री कर दिया रिवीजन करने के लिए। और मैराथन भी हम लेकर के आए, तो हमने पूरी कोशिश की है। बाकी आपकी मेहनत, आपकी लगन वो आपको परीक्षा में दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। तो आशीर्वाद लेके जाइए अपने गुरुजनों का, अपने पेरेंट्स का, अपने ईश्वर का, और अच्छी से दीजिए, परेशान मत होइए, एकदम शांत रहेंगे। कुछ अगर लगता है पेपर के बाद या पेपर के पहले तो बिल्कुल हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हम आपसे कभी भी आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर लीजिए, फोन में बात कर लीजिए, संस्थान आ जाइए, पेपर के बाद आना है, पेपर के बाद आइए मिलने। अगर आपको लगता है आगे कुछ और मेरे को करना है सर, या इसी पेपर का डिस्कशन करना है, बिल्कुल आप आ सकते हैं। हमेशा उड़ान परिवार छात्रों के हित में खड़ा रहा है, तो बिल्कुल आप कभी भी कोई भी परेशानी होती है तो मेरे से, सर से, उड़ान के किसी भी फैकल्टी से बात करने के लिए फ्री हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को उड़ान परिवार के शुभकामनाएं ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी से दीजिए, अच्छी से रहिए। चलिए, धन्यवाद।